तो जय हिंद सभी लोगों को। आप हैं डिफेंस उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और हम कवर कर रहे हैं सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक कवर होने जा रहे हैं। इसमें दो ही टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। काफी ज्यादा वाइड कंटेंट आ जाता है। लेट्स सी इट, एक बार देख लेते हैं। लेट्स वॉच इट। Constitutional bodies of India: Election Commission, UPSC, GSPSC, Finance Commission, then GST, Scheduled Caste Commission, Scheduled Tribes Commission, Backward Classes Commission, CAG, Attorney General of India, Solicitor General of India, एंड देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नीति आयोग आता है भाई हमारे पास। ठीक है। एंड एनडीसी, एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फॉर चाइल्ड, एनसीपीसीआर, के सीआईसी, सीवीसी, सीबीआई, एनआईए, एनडीएमए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और फिर हमारे सामने आते हैं क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेट्स सॉल्व देम। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सीएजी का ये काम है, बिल्कुल काम है। सीएजी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स और उसके साथ साथ कंटिंजेंसी जो फंड, सॉरी, हाँ, कंटिंजेंसी जो आपका फंड रहते हैं, और जो पब्लिक अकाउंट्स रहते हैं इंडिया के, इन सब की ऑडिट और रिपोर्ट करने का काम करता है। ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी का काम उनका है। ही कंट्रोल्स द इश्यू एंड रिसीप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये सीएजी का काम नहीं आता है। ये काम आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर ट्रेजरी का आता है, जो कि पार्लियामेंट के सैंक्शन के अंडर में फंक्शन करते हैं। सीएजी सिर्फ आपका डे टू डे के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके साथ डील करता है। ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। वो सारी बॉडीज जिनको यूनियन या स्टेट रेवेन्यू से चलाया जा रहा है, सीएजी उनको ऑडिट करता है। तो बिल्कुल करता है। इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आ जाते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज आती हैं, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। आंसर होगा 1 और 3। आगे, अंडर विच वन among the following articles of the Constitution of India a member of a civil service, whether of a union or of a state, seeks protection from unlawful dismissal from service? अभी इसको करंट अफेयर्स में भी हमने शामिल किया था। आर्टिकल 311 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ गार्ड देते हैं, चाहे वो यूनियन के हो चाहे वो स्टेट के हो, जिसमें जबरदस्ती जो उनका आर्बिट्रेरी डिसमिसल होता है, रिमूवल होता है या रैंक रिडक्शन होता है, उसके साथ डील किया जाता है। यानी कि उनका डिसमिसल नहीं किया जा सकता, उनको किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता जो उनको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी की सब ऑर्डिनेट हो। ऐसा नहीं किया जा सकता। और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ऐसा कोई एक्शन लिए जाने से पहले। कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हैं। तो अभी जो जम्मू कश्मीर में कुछ बंदों को निकाला गया है, वो आर्टिकल 311 को फॉलो करके ही निकाला गया है। आर्टिकल 309 डील करता है रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। आर्टिकल 315 जो है ये डील करता है यूपीएससी और जो स्टेट्स के पीएससीज होते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आर्टिकल 320 डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए, उनके फंक्शंस के साथ। सीएफएसी 2024 की बात करते हैं। कमीशन एंड कमिटी, और उन्होंने क्या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने क्या किया था? कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो पूरा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना, कि पहले आपका जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होता है। उसके बाद में जो आपका मेंस है वो रिटन रहेगा, प्लस उसका इंटरव्यू रहेगा। तो कोठारी कमीशन ने ये सजेस्ट किया था।
उसके बाद में हमारा आता है सतीश चंद्र कमेटी। तो सतीश चंद्र कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। पीसी होता कमेटी की बात करें तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए और एचआर बेस्ड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ये आता है पीसी होता। और प्रोफेसर वाई के अलग कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया था कि एंट्रेंस एग्जाम सिविल सर्विसेज का क्लास 12 के बाद किया जाना चाहिए। एक नेशनल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट एनसीएसएटी टाइप की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्टेब्लिश किया गया था किस कानून के अंडर में, किस स्टैट के अंडर में? बहुत बेसिक सा है, इसका आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सॉरी, इसको सबसे पहली बात तो ये है कि अक्टूबर 1993 में स्टेब्लिश किया गया था पीएचआरए के अंडर में, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर में। ठीक है, ताकि ह्यूमन राइट्स का सुरक्षा देश में किया जा सके। फिर आता है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, आइटचन कमीशन की बात करें 1886, इन्होंने बोला था कि इंडियन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए और इसको क्लासिफाई किया जाना चाहिए इम्पेरियल, प्रोविंशियल और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में। ठीक है, तो ये तो उससे रिलेटेड था। उसके बाद आइसलिंगटन कमीशन की बात करें 1912 का, इन्होंने भी पब्लिक सर्विसेज को रिव्यू किया और रिकमेंड किया कि इनको फर्दर इंडियनाइज्ड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाए। ली कमीशन 1924 जो है इसको बोला जाता है रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इन्होंने भी सिविल सर्विसेज यानी को स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशंस की को मजबूत करने की बात कही। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है राधा कृष्णन कमीशन जो आजादी के बाद आया 1948 49। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म्स के साथ डील करते थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ नहीं, मतलब यही सही आंसर होगा। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज आर करेक्ट। देयर शैल बी नॉट मोर देन 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से 12 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं होने चाहिए। तो देखो ओरिजिनली इस एक्ट में बोला गया था कि एक तो आपका सीआईसी होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 जो है वो आपके आईसीज होंगे, यानी कि नॉट मोर देन 10। तो ये होगा गलत। सीआईसी का ऑफिस 5 साल का होता है, तो इस एक्ट के अंडर में सीआईसी और आईसी जो रहते हैं वो 5 साल का ऑफिस लेंगे और 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले आ जाए, है ना? तो ये स्टेटमेंट होगा आपका सही। द सीआईसी इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो सीआईसी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। बट जो आईसीज होते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, इनको आप दोबारा आईसी नहीं बना सकते, इनको सीआईसी बनाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, यानी कि टू ओनली। फिर आते हैं 2020 के क्वेश्चन पे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक उसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, बिल्कुल। He she enjoys rights of or right of audience only in the Supreme Court and High Courts in India। यानी कि अटॉर्नी जनरल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अटॉर्नी जनरल के पास इंडिया के किसी भी कोर्ट में अपीयर होने का राइट ऑफ ऑडियंस का अधिकार होता है। ही शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, वही रिमूव करते हैं। ही शी रिसीव रिम्यूनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये भी सही है। सिंपल सी बात यह है कि एजीआई जो रहता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही अपॉइंट किया जाता है, हर लोकसभा के साथ आता है, हर लोकसभा के साथ जाता है। नाउ अगेन फिर से वही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो अटॉर्नी जनरल को अधिकार होता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का, बट उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते। किसी भी कमेटी में जा सकते हैं, किसी भी हाउस में जा सकते हैं जहां उनको बुलाया गया है, बट वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये एमपी नहीं होते हैं। He shall have a right of audience to end all courts in the territory of India in the performance of his official duties, अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही है। Must have the same qualifications as are required to be a judge of the Supreme Court, बिल्कुल। And he is a whole time counsel for the government, तो ये बिल्कुल गलत है।
एजी यानी कि फुल टाइम काउंसिल नहीं होता गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता। वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है। रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी बुलाएगी वो सर्विस के लिए जाएगा। Which of the following are the essential requirements for a person to be appointed as a member of Finance Commission? तो मित्रों, आर्टिकल 280 में प्रोविजंस बताए गए हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, कि मेंबर्स जो हैं उनमें से बंदों के पास क्या एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट जज और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सच, बिल्कुल होना चाहिए। अ पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल होना चाहिए। अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये भी होना चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं, तीनों ही सही होंगे। The voter verifiable paper audit trail VVPAT system was used for the first time by Election Commission of India in, इसको पहली बार 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? नॉक्सैन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, नागालैंड। उसके बाद इसको ग्रेजुअली आपका नेशन वाइड 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर जगहों के लिए किया गया। ठीक है, फिर आते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग की होती है, इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये है, प्राइम मिनिस्टर तो उसको हेड करते हैं, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर नहीं होते। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स रहते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ये भी रहते हैं, या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, जिनके पास विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, वो भी रहते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स बाकी यूटीज के भी पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद में अ, हाँ, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो सीवीसी को 1964 में सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, के संथनाम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के कहने पे। ठीक है, उसके बाद में इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के द्वारा। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात करें तो इन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त युक्त जो रहते हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट की बात कही थी। गौरवाला कमेटी जो है इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया था इंडिपेंडेंस के बाद। और कृपलानी कमेटी जो है इन्होंने डील किया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए। 2016 का क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? ठीक है, ह्यूमन राइट्स डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल्स, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन राइट्स हमारी मोरालिटी और हमारे नेचुरल प्रिंसिपल के साथ आते हैं, है ना। हम जो भी मोरल हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ह्यूमन राइट्स वहीं से आते हैं। दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर एडॉप्शन बाय स्टेट्स, वैसे तो देखो बात सही है, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, है ना। उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी जो इन्फोर्सिबिलिटी है, वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। जैसे ईरान की बात करें, वहां पर बोला जा रहा है कि भाई महिलाओं को सिर ढकना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, ये सब। लेकिन वहाँ की औरतें ऐसा नहीं कर रही हैं, वो उतार उतार के फेंक रही हैं, वो उनके ह्यूमन राइट्स में शामिल नहीं है, है ना। तो ह्यूमन राइट के हिसाब से लोगों को लिबर्टी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टेट वो लिबर्टी नहीं दे रहा है तो वो लोगों को नहीं मिलेगी। तो वो एप्लीकेबल तभी होंगे जब सब स्टेट्स उनको अडॉप्ट करेंगे। The International Covenant on Civil and Political Rights was adopted by the United Nations in the year 1948। तो देखो ICCPR इसको 1966 में अडॉप्ट किया गया था, 1976 में फोर्स में आया। ठीक है, 1948 में तो बिल्कुल भी नहीं। 1948 में तो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR किया गया था, तो ये गलत होगा। और सबसे लास्ट में, द यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स इज चैलेंज्ड बाय द कल्चरल रिलेटिविस्ट। तो दो तरीके के कंसेप्ट आते हैं, एक आता है यूनिवर्सलिज्म और दूसरा आता है कल्चरल रिलेटिविज्म। ये एक ह्यूमन राइट डिस्कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसको समझना ज्यादा जरूरी है, अभी फिलहाल तो नहीं है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो देखो भाई, केवीआईसी, इसको केवीआईसी एक्ट 1956 के अंडर में स्टेब्लिश किया गया था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, बिल्कुल।
नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इनका फोकस रहता है, जो खेतों में जाके ना हो। टू प्रोड्यूस सेल्युबल आर्टिकल्स, बिल्कुल, खादी और विलेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाना जो कि बेचा जा सके जिनको। टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंग पीपल एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, ये भी बिल्कुल सही है। सेल्फ सफिशिएंसी बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना, तीनों स्टेटमेंट होंगे सही। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय, कौन हटा सकता है? सीएजी को देखो, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है। तो मतलब इनको हटाया जा सकता है ओनली बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। लेकिन कब? प्रेसिडेंट इनको तब हटाएंगे जब एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा एड्रेस को सपोर्ट किया जाएगा बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, और ग्राउंड्स रहेंगे आपके प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के। तो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे नहीं होता, चीफ जस्टिस भी नहीं करते हैं, ठीक है। सी वाला ऑप्शन होगा और डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज, क्या है भाई? देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट जो 2006 आया था, उसके हिसाब से एनएचआरसी का मेंबर कौन कौन होगा, ठीक है। A chairperson who has been a chief justice of Supreme Court और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक सेकंड रुक जाओ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज, हाँ ये तो होगा ना, बिल्कुल होगा। वन मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी होगा। वन मेंबर हु इज और हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, ये भी होगा। टू मेंबर्स आपके जो होंगे वो उन लोगों में से लिए जाएंगे जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स, तो ये भी होगा, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 1 2 3 4 ये सारे के सारे ही होंगे। अब आते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज चेयरपर्सन वो हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। वन मेंबर जो जज हो रखा सुप्रीम कोर्ट में, एक जो सीजीआई हो हाई कोर्ट में। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाली शायद कंडीशन इसमें नहीं है। The National Human Rights Commission has a chairman who has been a Chief Justice Supreme Court और High Court of India। थोड़ा सा डाउट तो है इस बारे में, मेरे ख्याल से एक सेकंड रुक जाओ। चेयरपर्सन हु हैज बीन अ हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। एक मेंबर जो जज हो सुप्रीम कोर्ट का वो भी होता है, एक मेंबर जो सीजीआई हो ये भी होता है, और दो मेंबर, नहीं नहीं नहीं, ये दो मेंबर नहीं होगा, इसमें से तीन मेंबर होते हैं, माय बैड। तीन मेंबर्स होते हैं जिनको ऐसे लोगों में से अपॉइंट किया जाता है जिनके पास नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है इन द मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। अब इन तीन में से एक जो है वो होना चाहिए वुमेन, ठीक है। तो ऑप्शन 4 गलत होगा, इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3, ठीक। और बाकी मैं आपको बता दूं तो इसमें आपके बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन भी शामिल रहते हैं नेशनल कमीशन के, माइनॉरिटीज के जो चेयरमैन रहते हैं वो भी शामिल रहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो रहते हैं उनके कमीशन के चेयरमैन भी रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के ये भी शामिल रहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के जो चेयरमैन होते हैं वो भी शामिल रहते हैं। शायद वही हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के कौन? एक्स ऑफिशियो मतलब जो ऑटोमेटिकली अपनी पोस्ट पे होने के वर्च्यू की वजह से बन जाते हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है ना, देखो, चेयरपर्सन फॉर द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर वुमेन। बी ऑप्शन में माइनॉरिटीज है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओनली, नहीं ओनली वाला तो गलत हो जाएगा, है ना। और डी वाले में क्या है? माइनॉरिटीज है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। इसमें लेकिन आपका वुमेन वाला छोड़ दिया गया है, माइनॉरिटीज रहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। ऑप्शन ए में तो सारा ही है ना, हाँ तो यही होगा सही। आगे, which of the following statements about National Human Rights Commission is are correct? It is an alternative non-judicial channel। NHRC एक नॉन जुडिशियल मैकेनिज्म है जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को देखता है, इंक्वायरी, रिकमेंडेशन और एडवाइजरी रोल से।
Victims of human rights violation can seek reparation through NHRC. NHRC सिर्फ compensation या reparation recommend कर सकता है, बिल्कुल रिकमेंड कर सकता है। इट कैन नॉट ग्रांट इमीडिएट रिलीफ, तो ये बिल्कुल गलत होगा। एनआरजी एनएचआरसी कुछ कुछ केसेस में इंटरिम रिलीफ या कंपेंसेशन दे सकता है और मोस्टली रिकमेंड कर सकता है, जो पूरा किया जाता है। इट हैज द डायरेक्ट पावर ऑफ एनफोर्समेंट, तो ये डायरेक्ट पावर नहीं है इनके पास। गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेती है, ये वाला सही होगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये भी गलत ही होगा वैसे, टेक्निकली देखा जाए तो 1 और 2 ही होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट रिलीफ वैसे एक्सट्रीम केसेस में दे सकती है, बट फुल एंड फाइनल पावर उनके पास नहीं होती है, तो 1 और 2 ही होगा। अबाउट द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एक हमारा कन्वेंशन आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC 1989 का। इसमें चिल्ड्रन के ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब 18 साल की उम्र तक के जो भी लोग हैं उनको चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच रिकॉग्नाइजेस द ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 18, गलत हो जाएगा। It constitutes a common reference against which progress in meeting human rights standards for children can be assessed and results compared। तो बिल्कुल सही, ये ग्लोबल रेफरेंस फ्रेमवर्क है जिसमें वो कंट्रीज की प्रोग्रेस को देखा जाता है, जिसमें चाइल्ड राइट्स को इंश्योर किया जा रहा है, तो ये सही होगा, 2 ओनली। Who among the following can be the chairman of the National Human Rights Commission? तो जो NHRC का चेयरमैन है वो कौन होना चाहिए? सर्विंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट नहीं, एनी सर्विंग जज इन द हाई कोर्ट ये भी नहीं, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ये बिल्कुल सही है, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आ जाएंगे हमारे पास। द फाइनेंस कमीशन मेक्स प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स द ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यूज गिवन टू द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा स्टेट्स को दिया जाता है मदद के तौर पे, फाइनेंस कमीशन उनके प्रिंसिपल्स बनाता है, तो ये होगा बिल्कुल सही, है ना। फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस देखता है, ग्रांट्स एंड एड जो स्टेट्स को दिए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 280 एंड 275 के अंडर। एंड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर ड्रॉन फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो बिल्कुल गलत है, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से नहीं लिया जाता। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? It is the responsibility of election commission to get the names of all eligible voters put on the voters list, तो बिल्कुल सही है। Normally a complete revision of the list takes place every 5 years। इनको annually रिवाइज किया जाता है। थोरो रिवीजन आपका नॉर्मली 5 साल के आसपास किया जाता है, टेक्निकली ये भी सही होगा। Possessing election photo identity card is compulsory for voting, तो ये कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी अप्रूव्ड अल्टरनेटिव आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आता है, बिल्कुल ये वाला गलत होगा, मतलब कंपलसरी नहीं है। In rare situations, some criminals and personal persons with unsound mind can be denied the right to vote, तो बिल्कुल सही है, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि कन्विक्टेड क्रिमिनल है उनको वोटिंग राइट्स लिए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आप लोगों को बता दूं कि 19 जुलाई को होगा आपका CAPF AC 2026। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन आप डिफेंस उस्ताद के साथ में कर सकते हो। देखो पेपर 1 का तो प्रिपरेशन सीडीएस से सॉर्टेड होता है, बट पेपर 2 के लिए एवेल्युएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो भी अपने कंपोनेंट लिखा हो। तो दोनों के लिए आप सेपरेटली भी कर सकते हो, दोनों के लिए कंबाइंड भी कर सकते हो। इंफॉर्मेशन के लिए आप डीएम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर 8839961158 पर। चलिए मिलते हैं अगली बार। जय हिंद टू यू ऑल।